ये बात है साल 2018 की। एक किसान की 4 चने से भरी हुई बोरियां चोरी हो जाती हैं। किसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां जाने के बाद थानेदार से कहता है कि साहब मेरा चना चोरी हो गया है। पुलिस वाले इस मामले को बड़ा गंभीरता से लेते हैं और उसके बाद फिर उसकी शिकायत के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ करना शुरू कर देते हैं। एक नाम सामने आता है जिसका नाम होता है सतपाल निनामा। पुलिस सतपाल निनामा को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद हवालात में डाल देती है। जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो बताता है कि साहब मेरा एक और साथी है जिसका नाम है बलराम मकवाना। पुलिस फिर बलराम मकवाना को भी पकड़ लेती है और दोनों को पकड़ने के बाद इंदौर के महू जो तहसील लगती है वहां पर उपजेल होती है और उपजेल में उन्हें बंद कर दिया जाता है। जब दोनों को बंद कर दिया जाता है तो ये बात बलराम मकवाना को बहुत ज्यादा खराब लगती है कि तूने चोरी की होगी तो की होगी, मेरा नाम तूने क्यों लिया। और इसी बात को देखते देखते दोनों के अंदर बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। बहस इतनी होती है कि बात मार पिटाई तक की नौबत आ जाती है। और जब मार पिटाई की नौबत आती है तो सतपाल निनामा कहता है कि अगर तुझे इतना ही तकलीफ हो रहा है, इतनी ही दुख हो रहा है कि तेरा नाम झूठा लिखा गया है तो मैं तेरा नाम सच्चा बता दूं। जब बात सच्चे की नाम की आती है तो वो कहता है कि क्या सच्चा नाम बताएगा। वो कहता है कि तूने कम से कम 20 से ज्यादा लड़कियों के कपड़े उतारे हैं, उनको नंगा किया है, उनको नंगा करने के बाद उनके साथ गंदा काम किया है। यही नहीं, तूने तो एक लड़का लड़की को जान से मार दिया, तुझे तो इतनी भी शर्म नहीं। जब इस तरह की बातें वो कह रहा था, अब यहां ये जो बलराम मकवाना होता है बात सुनता है। सुनने के बाद कहता है कि भाई जो हो गया सो हो गया, तूने मेरा नाम ले दिया सो ले दिया, लेकिन तू शोर मत मचा, किसी को ये बात पता चलेगी तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, भले ही मैंने ये काम किया है नहीं किया, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगा। जब बलराम मकवाना ने ये बात कही तो उसके जो साथी होता है सामने वाला वो एकदम शांत हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। जेल के अंदर जो दीवारें बनी हुई थी उनके कान थे, उन कानों तक ये बात पहुंच जाती है और बात ये नजदीकी पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है जहां की ये बात कर रहा था। फिर पुलिस ने इस मामले में जब पड़ताल करना शुरू किया है तो फिर खौफनाक जो कत्ल था उस खौफनाक कत्ल के बारे में पता चल जाता है और उसके पीछे की जो घटनाएं थी उनके बारे में पता चलता है। तो लोग बड़े हैरान थे, सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार ये कितने क्रूर किस्म के लोग रहे होंगे जिनसे कोई जान नहीं पहचान नहीं, अनजाने लोगों के साथ उन्होंने इस तरह का हीनियस क्राइम जो किया हुआ था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। मध्य प्रदेश के जिला इंदौर में एक तहसील महू लगती है और महू तहसील क्षेत्र का एक जगह लगती है धार नाका। यहाँ का रहने वाला 19 साल का एक लड़का जिसका नाम होता है हिमांशु सेन। हिमांशु सेन महू में एक डिग्री कॉलेज होता है, वहीं का एक छात्र होता है। उसकी जानकारी, उसकी जान पहचान, उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम होता है श्रेया जोशी, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है, जो कि गांव कोदरिया की निवासी होती है और वैसे पेशे से वो ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। दोनों फैसला करते हैं कि कहीं घूमने के लिए चलते हैं। ये तारीख आती है 6 नवंबर 2017। दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। महू तहसील के अंतर्गत विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नजारे हैं प्रकृति के, और नखेरी डैम हो या मेहंदी कुंड हो, पाताल पानी हो या बमनिया हो, यहाँ पर इतने खूबसूरत वादियां हैं कि हर कोई यहाँ देखने के लिए जाता है, घूमने के लिए जाता है, चाहे वो ट्रैकिंग हो या फिर पिकनिक का मामला हो। तो इस तरह की घूमने के लिए दोनों निकल जाते हैं। जब दोनों निकल जाते हैं, दोपहर के बाद का समय था, लगभग 3 या 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। ये जंगल में जब पहुंचे स्कूटर से तो अचानक से गुम हो जाते हैं, यानी कि इन्हें अब रास्ता मिल नहीं पा रहा था। इन्हें बहुत तकलीफ होती है, परेशानी होती है, जाए तो कहां जाएं, कैसे ना जाएं, समझ नहीं पा रहे थे। इसी बीच में उन्हें 4 लोग मिल जाते हैं जो कि नकाब पोस्ट लोग होते हैं, और उन नकाब पोस्ट लोगों को उन्होंने रोक के बोले कि तुम कहां जाना है। तो ये दोनों यानी कि हिमांशु सेन और जो लड़की होती है श्रेया जोशी, वो कहने लगते हैं कि हम रास्ता भटक गए, आप हमें रास्ता बता दीजिए, हमारी मदद कर दीजिए ताकि हम यहाँ से झाड़ियों से, जंगल से, इन वादियों से बाहर निकल सकें। जब उन लड़का लड़की को ये बात कही जाती है तो वो चारों के चारों कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग बाहर ही निकलेंगे, आप हमारे साथ चलो और जो भी कोई दिक्कत परेशानी हो तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। वो चारों आगे आगे चल रहे थे लेकिन उनके चेहरे पर नकाब पड़े हुए थे, और साथ ही वो दोनों लड़के लड़की जो होते हैं वो पीछे पीछे चल देते हैं। वो पहुंच जाते हैं बढ़िया के जंगल में। बढ़िया के जंगल में जो नखोड़ी कुंड है, नखोड़ी कुंड के पास पहुंच जाते हैं। वहां एक गहरी खाई की तरफ उन्हें लेके जाया जाता है, और जैसे गहरी खाई की तरफ लेके जाया जाता है तो उन दोनों से कहा जाता है कि तुम अब ट्रैप हो चुके हो, नहीं कि तुम अब घिर चुके हो, इसलिए दोनों एक काम करो, अपने कपड़े उतारना शुरू कर दो। जब लड़का और लड़की से कपड़े उतारने की बात कही जाती है तो लड़के को भी और लड़की को गुस्सा आ जाता है। कहते हैं कि क्या बदतमीजी है, तुम इस तरह से हमसे कैसे बात कर सकते हो। लड़का और लड़की ने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन चारों जो होते हैं, अब इन चारों ने इन दो पे हावी पड़ जाते हैं। अब इन लड़का और लड़की के साथ वो मारपीट करना शुरू कर देते हैं। मारपीट करने के दौरान इनकी जेब में रखे हुए थे 5200 रुपए, इनकी 5200 रुपए रखे हुए थे,
सोने की चैन थी वो भी अपने जब्त कर ली जाती है, एक एटीएम कार्ड होता है वो भी जब्त कर लिया जाता है, दोनों के पास मोबाइल होते हैं वो भी, और स्कूटर जो होता है उसको भी। यानी कि जो सारा सामान था उनका वो कब्जे में ले लिया जाता है, और कब्जे में लेने के बाद फिर से उनसे वही डिमांड की जाती है कि कपड़े उतारो। जब बात कपड़े उतारने की आती है तो लड़की भी विरोध करती है, लड़का भी विरोध करता है। अब इन चारों लोगों ने मिलने के बाद इन्हें पीटना शुरू कर दिया। जैसे पिटाई कर रहे थे, पिटाई करते करते एक लड़के का, एक व्यक्ति जो होता है उन चारों में से एक के चेहरे से नकाब हट जाता है, और जैसे ही नकाब हटता है तो लड़की एकदम से देखती है और देखते कहती है कि भैया तुम मुझसे इतनी गंदी हरकत कर रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती। जब इस तरह की बात कही जाती है तो बाकी जो 3 नकाबपोश होते हैं वो कहते हैं कौन है, वो कहता है कि लड़की मेरे गांव की ही रहने वाली है। जैसे ही गांव के नाम आता है तो उस लड़के का नाम होता है ईश्वर भील, जो कि वो भी कोदरिया गांव का रहने वाला होता है, और लड़की श्रेया जोशी वो भी कोदरिया गांव की रहने वाली होती है। अब वो लड़की, तो इसके अंदर जो डर था वो पूरी तरह से निकल जाता है, लेकिन वो जो थे वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। जिसके भी चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ था सभी ने अपने अपने चेहरे का नकाब खोल देते हैं। सबसे पहले नकाब तो खुल जाता है ईश्वर भील का। अब नकाब खोल देता है बलराम मकवाना, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है, लेकिन ईश्वर भील की उम्र होती है 25 साल के आसपास। ये बलराम मकवाना होता है बसी पीपरी का। अजय, जिसकी उम्र 16 साल के आसपास होती है, जो कि बरिया का निवासी होता है, और केशव की उम्र होती है 17 साल के आसपास, जो कि रुंडा का निवासी होता है। चारों ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, और नकाब हटाने के बाद अब इस लड़के से और लड़की से कहा कि एक काम करो, अब अपने जो कपड़े हैं ना एक एक करके उतारना शुरू कर दो। अगर आपने ज्यादा जिद करने की कोशिश की तो फिर ठीक नहीं होगा। लड़का लड़की पूरी तरह से विरोध पे उतर आते हैं, और जैसे विरोध पे उतर आते हैं तो वो खाई के किनारे खड़े हुए थे, उन्हें धक्का दिया जाता है, और ऐसा धक्का दिया जाता है कि लगभग 300 फीट की ऊंचाई से जब उन्हें नीचे फेंका जाता है तो वो नीचे जाकर गिर जाते हैं। उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है। अब ये चारों जो बदमाश होते हैं चारों के चारों नीचे खाई में पहुंचते हैं, वहां जाकर देखते हैं लड़का और लड़की गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। इनके अब कपड़े उतारे जाते हैं। कपड़े उतारने के बाद जो इनके कपड़े थे उनमें आग लगा दी जाती है। साथ ही जो लड़का लड़की होते हैं इन्हें अभी डर इस बात का था क्योंकि चेहरे देखे जा चुके थे, पहचान हो चुकी थी, इनकी शिनाख्त कभी भी हो सकती थी। जब लड़का लड़की गांव पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है फिर ये बात खुल जाएगी, पुलिस ने पकड़ लेगी तो फिर जितनी भी आज तक की कहानियां हैं सब खुलकर सामने आ जाएंगी। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने फैसला कर लिया, लड़का और लड़की को पत्थर से तब तक मारा जब तक क्या उनकी मौत नहीं होगी, यानी कि उनके प्राण नहीं निकल गए। उनके कपड़े जल चुके थे और उनकी जो लाश थी वो बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं पत्थरों के बीच में जाके छिपा के रख देते हैं, क्योंकि उस इलाके में बहुत चंद लोग पहुंचते होंगे, बहुत मुश्किल से लोग पहुंचते होंगे। ये चारों बदमाश यहां से अपना काम करने के बाद जो लूटा हुआ सामान था इसको लेकर निकल जाते हैं और यहां से वो गायब हो जाते हैं। इसके बाद उधर जो लड़का और लड़की होते हैं उनके परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि लड़का लड़की जब शाम को घर नहीं पहुंचते हैं तो वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं, जाकर कहते हैं कि साहब हमारा बेटा है जिसका नाम हिमांशु सेन है, वो कहते हैं हमारी बेटी है जिसका नाम श्रेया है। श्रेया जोशी और हिमांशु सेन जो दोनों गायब थे, घर वालों ने ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे। पुलिस वालों ने इस मामले को उतना गंभीरता से नहीं लिया जितना गंभीरता से पुलिस को लेना चाहिए था। लेकिन जब दोनों के गायब होने की बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस शुरुआत में यह समझ रही थी कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका हैं, यहां से निकल गए होंगे, शादी कर ली होगी। लेकिन लड़की के घर वाले जिद पकड़ लेते हैं कि लड़की नाबालिग है, आप कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन बाद में बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि लड़की भी बालिग थी, लड़का भी बालिग है। अब पुलिस वाले शायद उतनी ईमानदारी, उतनी शिद्दत से इस मामले की जांच पड़ताल नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद तेलंगाना में उनकी लोकेशन देखी जाती है, इनके मोबाइल ऑन हो जाते हैं, और मोबाइल ऑन होने के बाद फिर से बंद हो जाते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम तो पहले से ही तुमसे कह रहे थे, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं थे। लड़का लड़की यहां से फरार हो चुके हैं, वो अपनी नई जिंदगी में हैं, अब वो लौटकर वापस नहीं आएंगे। जब वापस आएंगे तो उन्हें स्वीकार कर लेना। जब इस तरह की बात थी तो पुलिस वालों ने भी इस मुकदमे को एक तरह से कह सकते हैं फाइल बंद करके रख दिया था और मामला खत्म हो चुका था। परिवार वाले बस इसी इंतजार में थे कि कभी कहीं से उनकी कोई खबर आए और मुलाकात हो। वो ये नहीं जानते थे कि वो मर चुके हैं। लेकिन ये अप्रैल 2018 की बात होती है। इसी बीच में करीब करीब 6 महीने के आसपास की बात है। ये एक बड़गोदा थाना लगता है। बड़गोदा थाना क्षेत्र में एक किसान के 4 चने की बोरियां चोरी हो जाती हैं, और जैसी बोरी चोरी होती हैं वो किसान थाने पहुंचता है, शिकायत दर्ज कराता है, और शिकायत दर्ज कराने के बाद एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है, और जिस व्यक्ति का नाम लिया जाता है वो भी शायद उस घटना में शामिल नहीं था, लेकिन उसने जब एक और व्यक्ति का नाम लिया बलराम मकवाना का, तो फिर वो भी इस घटना में शामिल नहीं था। और इसी बात को देखते हुए दोनों के बीच में काफी झगड़ा हो जाता है, और जब झगड़ा इस कदर हो जाता है कि वो एक दूसरे से कह रहे कि मैं नहीं था इस केस में, मैं नहीं था। लेकिन जो पहला लड़का पकड़ा गया था निनामा, तो सतनाम निनामा ही कहता है कि अगर तुम इस केस में नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमने जो लड़का लड़की की हत्या की है मैं उस केस के बारे में पूरी जानकारी जानता हूं, कहो तो मैं बता दूं। जैसे बात बताने की आती है तो वहीं पर कोई कैदी होता है, कैदी इस बात को सुन लेता है और कैदी ने मुखबरी कर दी। और जैसे कैदी ने पुलिस को यह बात बताई,
पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद अब इन आरोपियों को पकड़ धकड़ पुलिस ने करना शुरू कर दिया। आखिरकार पुलिस ने कोशिश की और कोशिश करने के बाद ये अप्रैल के अंतिम सप्ताह की बात है। अब इसमें ईश्वर भील वो भी पकड़ा जाता है, बलराम मकवाना वो भी पकड़ा जाता है, केशव ये भी पकड़ा जाता है और एक होता है गोविंद, ये भी पकड़ा जाते हैं। यानी कि पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। पकड़ने के बाद अब इन लोगों से सख्ती से पूछताछ की जाने लगती है। और जब इन्होंने घटनाक्रम के बारे में बताया तो आसपास के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। साथ ही पुलिस उन्हें वहां लेकर जाती है जहां पर हत्या की थी और लाश को दबाया गया था। लगभग इस घटना को लगभग 6 महीने के आसपास का वक्त बीत जाता है। पुलिस वाले जब उन्हें वहां लेके जाते हैं तो उसी जंगल में ले जाने के बाद आखिरकार उनकी लाश मिल जाती है। और लाश क्या मिलती है? कंकाल मिलता है, बाकी इस शरीर पर कुछ बचा ही नहीं था। पुलिस ने इस लाश के हिस्सों को कब्जे में लिया और साथ ही जो वहां आसपास का जो सघन तलाशी अभियान चलाया तो लड़की के चप्पल मिल जाते हैं, लड़के के जूते मिल जाते हैं और लड़की का जो एक थर्मस होता है, जब पानी रखने वाली बोतल होती है, वो मिल जाती है। साथ ही एक खाने का टिफिन होता है, वो भी मिल जाता है और इसी के आधार पर पहचान कर ली जाती है। और साथ ही उनका जो डीएनए सैंपल था उसको भी जांच पड़ताल के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी ही थी। इन चारों को जैसे ही मेडिकल के लिए लेके जा रहे थे तो इसी बीच में मौका पाता है ईश्वर भील और पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है। और जैसे पुलिस को चकमा देकर भागता है तो पुलिस वाले खुद हैरान थे। पुलिस वालों ने उसे ढूंढने की तमाम कोशिशें की लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चलता है। बाकी जो होते हैं 2 तो नाबालिग होते हैं और 1 बालिग होता है। नाबालिग जो होते हैं उन्हें बच्चों वाली बाल सुधार गृह में भेजा जाता है और जो बड़ा वाला होता है बलराम मकवाना, उसको बड़ों की जेल में भेजा जाता है। लेकिन ईश्वर भील को पकड़ने के लिए पुलिस ने तमाम दबिशें दी, तमाम कोशिशें की लेकिन पुलिस को कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी। उधर जो इस घटना में जो उनका बेटी बायब हुए थे, मैं बात बताना भूल गया था, उन्होंने थानेदार से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत की थी लेकिन किसी ने इस मामले को उतना गंभीरता से नहीं लिया था। अब ईश्वर भील के बारे में कोई अता पता चल नहीं रहा था। ईश्वर भील यहां से यानी कि इंदौर से भागकर सीधा पहुंच जाता है गोवा। गोवा में एक जगह लगती है कोलवा। कोलवा में होटल लगता है, होटल में वो रहना शुरू कर देता है। वहीं अपने खाने कमाने का वो धंधा ढूंढ लेता है लेकिन उसकी आदत खराब थी, वो आदतन अपराधी बन जाता है। कोलवा में रेलवे यार्ड के पास एक लड़का और लड़की आराम से इत्मीनान से बैठे हुए थे। अचानक ही यहां पर ये ईश्वर भील उनके पास पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक धारदार हथियार होता है। लड़का लड़की को धारदार हथियार दिखाता है। वो कहता है कि अगर तुमने हिलने की कोशिश की, विरोध करने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगा। अब जब बात मारने की आती है तो उस लड़की जो वहां पर होती है उस लड़की से कहता है कि जो तुम्हारे कपड़े हैं तन के, वो सारे के सारे कपड़े उतार दो। अगर तुमने कपड़े नहीं उतारे तो तुम्हारे प्रेमी को मार दिया जाएगा। आखिरकार लड़की कपड़े उतार देती है और वो उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य करता है, यानी कि उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को वो अंजाम दे देता है। अब लड़की भी परेशान थी, लड़का भी परेशान था। वो दोनों सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पूरी कहानी बयां करते हैं कि रेलवे यार्ड के पास कोलबा बीच में उनके साथ बलात्कार जैसी घटना हुई है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और जो आरोपी होता है उसे गिरफ्तार कर लेती है। यानी कि ईश्वर भील, इंदौर पुलिस तो उसे पकड़ नहीं पाई थी लेकिन वो पकड़ा जाता है गोवा में। और जब गोवा में पकड़ा जाता है तो पुलिस वाले उससे पूछना शुरू कर देते हैं। जब उससे पूछना शुरू कर देते हैं तो वो कहता है कि साहब, हमारे इंदौर में एक महू तहसील है और महू तहसील में विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। वहां बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं, लोग पिकनिक के लिए आते हैं, ट्रैकिंग के लिए आते हैं। और वो 3-4 जगह हैं जैसे पाताल पानी है, बामनिया है, पवनिया कुंड है और नखेड़ी डैम है और मेहंदी कुंड है। वहां पर जो प्रेमी और प्रेमिका खासकर जो आते हैं, अकेले आते हैं, चुपके से आते हैं, वो घूमना शुरू कर देते हैं। और जैसे जंगल में कहीं भटक जाते हैं तो हम उन्हें पकड़ लेते हैं। और जैसे पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद लड़के को भी अपना किसी हथियार के बल पर या फिर कोई धारदार हथियार इस तरह से उसको भी अपना कब्जे में ले लेते हैं और कहते हैं लड़की से कि कपड़े उतार। उसके बाद लड़की कपड़े उतार देती है। उनके साथ फिर वो गंदा काम करते हैं। जो भी उनके पास पैसे होते हैं पैसे लूट लेते हैं। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने अब तक कितनी घटनाओं को अंजाम दिया होगा तो वो लड़का कहने लगता है कि लगभग 20 लड़कियों के साथ तो इस तरह से बलात्कार जरूर किया होगा। जब 20 लड़कियों के बारे में इस तरह से बात बताई जाती है तो पुलिस को खुद हैरानी होती है। अब पुलिस ने, जो गोवा की पुलिस होती है, गोवा की पुलिस ने सीधा बातचीत की इंदौर की पुलिस से। फिर उससे और पूछा जाता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और कहानी हो। तो वो कहता है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल में एक आर्मी ऑफिसर की बेटी पढ़ती थी। उस लड़की को प्यार हो जाता है तो प्यार होने के बाद वो लड़की अपना परिवार छोड़ देती है, फिर उससे शादी कर लेता है। लेकिन कुछ दिन जब लड़की साथ रहती है तो उसको पूरी कहानी पता चल जाती है कि किस किस्म का इंसान है, इसलिए वो छोड़ छाड़ के मुझे चली जाती है। फिर भी वो आदतन अपराधी हो जाता है। इस तरह से वो काम कर रहा था। इधर तो गोवा की पुलिस इंदौर की पुलिस से बातचीत कर रही थी और उधर उसका मेडिकल परीक्षण के लिए जब लेके जाया जा रहा था वो ऐसा गायब होता है कि इंदौर की पुलिस भी और गोवा की पुलिस भी उसको ढूंढ ही नहीं पाती, यानी कि वो गायब हुआ, फिर मिल ही नहीं पाता है। उधर जो पुलिस ने इसको मोस्ट वांटेड घोषित कर देती है
और आज तक भी वो, मैं साल 2026 में इस कहानी को सुना रहा हूं, इस मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है कि ईश्वर भील का आज तक भी कहीं आता पता नहीं है। लेकिन वो जो मामला था लड़का और लड़की की, यानी श्रेया और हिमांशु की हत्या का जो मामला था, तो उनकी हत्या का मामला फिर चार्जशीट लगती है, अदालत पहुंचती है। अदालत पहुंचने के बाद ये बताया जाता है, मीडिया रिपोर्ट कहती है कि 6 जून 2026 को इस मामले में कोर्ट की तरफ से फैसला आता है। लेकिन इसमें जो एक आरोपी होता है बलराम, वही सलाखों के पीछे है। जो दूसरा मेन आरोपी है जिसका नाम ईश्वर भील है, वो आज तक भी फरार है। और जो 2 थे वो बालक थे। उनका मामला बाल न्यायालय में चलता है, और बाल न्यायालय में किसी भी बड़े से बड़ा कांड होता है तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक की सजा होती है। शायद उनकी सजा पूरी हो गई होगी, वो तो फ्री हो गए, लेकिन बलराम मकवाना जो होता है उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, आजीवन कारावास की सजा। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक सलाखों के पीछे उसकी जिंदगी गुजरेगी। इस घटना ने पूरे इंदौर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के लोगों को हिलाकर रख दिया था, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कोई आखिरकार इतना हीनियस कैसे हो सकता है। ये लोग टोली बना के, गैंग बना के काम करते थे, और उन इलाकों में, पर्वत श्रृंखला में, हालांकि वहां पर पहले से ही बोर्ड लगे हुए थे, पुलिस की तरफ से चेतावनी थी कि गुफाओं की तरफ मत जाना, ज्यादा जंगल की तरफ मत जाना, वहां लूट हो सकती है, आपके साथ कोई आपराधिक वारदात हो सकती है। ऐसे ही एक वारदात हुई थी 4 जनवरी 2018 को। ये ईश्वर भील का जो गैंग होता है, 3 लड़के होते हैं, 4 लड़कियां होती हैं, उन 7 को अपने कब्जे में ले लेते हैं हथियार के बल पर। अब ये शाम का वक्त हो रहा था, जैसे इन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं तो लड़कियों और लड़कों से ये कहने लगते हैं कि एक काम करो, तुम अपने कपड़े उतारो। जब बात कपड़े उतारने की आती है तो इसी बीच में एक लड़की बहुत ही होशियारी से जब अपना मोबाइल निकाल रही थी, मोबाइल निकालते हुए उसने एक मैसेज किया अपने खास दोस्त को, और मैसेज करने के बाद कहा कि हम फला जगह इस इलाके में, हम जंगल में पूरी तरह से फंस चुके हैं, हमें बदमाशों ने घेर लिया है, नकाबपोश बदमाश हैं और वो हमारे साथ गंदी हरकत कर रहे हैं। बस इतना मैसेज करना था। इतना मैसेज करने के बाद ये सीधा वो दोस्त के पास पहुंच जाता है, और दोस्त ने इस मैसेज को इतना गंभीरता से लिया, तत्काल ही उसने पुलिस से मदद मांगी, और पुलिस भी इतनी तेज निकली कि तुरंत ही तत्काल प्रभाव से उस इलाके में पहुंच जाती है। और इस इलाके में लगातार सायरन बजाना जब शुरू किया जाता है तो ये बदमाश जो होते हैं ये भाग जाते हैं। उस दिन उनके साथ कोई बड़ी वारदात हो सकती थी, लेकिन बच जाते हैं। पुलिस वालों ने काफी कोशिश की कि किसी के साथ ऐसी कोई वारदात हुई है वो आकर हमसे बातचीत करे, लेकिन सामाजिक और लोक लाज के चलते किसी भी लड़की ने यह आकर शिकायत नहीं की कि हमारे साथ इस तरह की घटना हुई है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा उसकी जिंदगी इस तरह से बर्बाद हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते सुदेश कुमार हैं जो कि हरियाणा के पलवल में एक सौंद गांव लगता है, होटल के पास में दोस्त हैं हमारे सुदेश कुमार, जो कि तिरछी बात के नाम से चैनल चलाते हैं और कहानियां सुनाते हैं। आज हमारे दोस्त का जन्मदिन है। सुदेश कुमार जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सुना है कि आप बहुत मेहनत करते रहते हैं, कई कई कहानियां बनाते रहते हैं, तो ऐसे आप मेहनत करते रहिएगा। लेकिन एक बात है, कहानी सच्ची होनी चाहिए, कहानी कोई वैसी नहीं होनी चाहिए। पूरी शिद्दत से सुनाओ और सच्ची कहानियां सुनाओ। कई आजकल बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई ऐसी कहानियां सुनाते रहते हैं, अर्जी फर्जी कहानियां कि ट्रेन में लड़की मिली, उससे शादी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो इस तरह की कहानी नहीं, लोगों को समाज जागरूक करें और उनको ऐसे दिग्भ्रमित करने वाली कहानी ना सुनाएं। तो जाते जाते और हैं कुछ लोग, जैसे ओम प्रकाश प्रजापति हैं, हिमांशु कुमार हैं, अनुपम यादव है, नबी अहमद, रीता शर्मा, आयुष, सुजाता, गुलाब, नीतू, प्रेमलता, मनीष, शिव प्रकाश, शशिकला, राजू गौतम, देवेंद्र पासवान, सचिन आनंद, मनोज रावत, संतोष कुमार यादव, सौरभ, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।